आज के वीडियो में आपको एक्सरसाइज 13.2 कराऊंगा। 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। इसमें कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। लास्ट वीडियो में आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में समझाया था और उससे रिलेटेड सम्स करवाया था। आज आप इनवर्स प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है? इनवर्स मतलब उल्टा, यानी एक चीज़ अगर इंक्रीज होगा दूसरा चीज़ डिक्रीज होगा, या फिर पहला चीज़ अगर डिक्रीज होगा दूसरा चीज़ इंक्रीज होगा। जैसे इसमें टोटल 5 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। तो आपको इसमें ये बताना है कि इसमें इन्वर्स प्रोपोर्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये मैं समझा देता हूँ, आप खुद इसका स्टेटमेंट लिख लेना आंसर में। तो फर्स्ट पार्ट में आप ध्यान से देख रहे हो कि इसमें क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। अगर नंबर ऑफ वर्कर्स जो है जॉब में अगर इंक्रीज करेंगे तो स्वाभाविक है कि टाइम जो वो कम लगेगा। अगर आप कम कर लेंगे वर्कर्स को तो जॉब का जो कंप्लीट होने का टाइम होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। तो फर्स्ट का जो आंसर आप लिखेंगे उसमें लिखेंगे कि दीज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन बिकॉज इफ देर आर मोर वर्कर्स देन इट विल टेक लेसर टाइम टू कंप्लीट द जॉब। अब सेकेंड पार्ट है इसका, द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन ए यूनिफॉर्म स्पीड। किसी जर्नी के लिए जो टाइम लिया गया है और उसका जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। इसमें बताना है कि इसमें इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा कि नहीं होगा। तो इसमें आप लिखेंगे नो, दीज आर नॉट इन इन्वर्स प्रोपोर्शन बिकॉज इन मोर टाइम वी मे कवर मोर डिस्टेंस विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड। यानी टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। इनमें इन्वर्स प्रोपोर्शन नहीं होगा। थर्ड पार्ट है एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। इसमें भी आपको इन्वर्स प्रोपोर्शन नहीं मिलेगा। तो लैंड की एरिया अगर ज़्यादा होगी तो क्रॉप हार्वेस्टेड भी ज़्यादा होंगे, इसीलिए ये इन्वर्स प्रोपोर्शन नहीं होगा। तो इसमें भी आप लिखोगे नो, दीज आर नॉट इन इन्वर्स प्रोपोर्शन बिकॉज in more area more quantity of crops may be harvested। अब जो नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट, उसमें कह रहा है द टाइम टेकन फॉर ए फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल्स। तो इसमें बताना है कि इसमें इन्वर्स प्रोपोर्शन है या नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें दीज आर इन इन्वर्स प्रोपोर्शन बिकॉज विथ मोर स्पीड वी मे कंप्लीट ए सर्टेन डिस्टेंस इन ए लेसर टाइम। अगर स्पीड इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिक है कि डिस्टेंस में जो भी आप सर्टेन डिस्टेंस कवर करोगे उसमें टाइम क्या लगेगा, लेसर लगेगा, यानी कम टाइम लगेगा। नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट जो है इसका फिफ्थ पार्ट, द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। क्यों है? These are in inverse proportion because if the population is increasing, then the area of land per person will be decreasing accordingly। यानी जब पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा तो पर पर्सन जो एरिया ऑफ द लैंड है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा, इसीलिए ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है, लास्ट यानी फिफ्थ वाला। अब जो सेकेंड क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो उसमें कह रहा है कि इन ए टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ ₹1 लाख इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंगस्ट द विनर। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड वेदर द प्राइज मनी गिवन टू एन इंडिविजुअल विनर इज डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ विनर्स। आपको टेबल को कंप्लीट भी करना है, काफ़ी सारे ब्लैंक्स हैं उसको फिलअप करना है, और ये भी बताना है कि ये जो विनर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
तो जो टेबल है उसके अकॉर्डिंग देख रहे हो, नंबर ऑफ विनर्स 1 है, प्राइज फॉर इच विनर 1 लाख है। जब नंबर ऑफ विनर्स 2 है तो प्राइज फॉर इच विनर है 50,000। तो आपको ये बताना है कि ये किस प्रोपोर्शन में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन या इन्वर्स प्रोपोर्शन में। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, जैसे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में हम लोग डिवाइड कर लेते थे इसको, इन्वर्स में क्या करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 1 मल्टीप्लाई 1 लाख इक्वल्स होना चाहिए 2 मल्टीप्लाई 50,000। अगर ये इक्विवेलेंट हो जाएगा तो इसका मतलब है कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा। तो आप देख रहे हो 1 इंटू 1 लाख और 2 इंटू 50,000 दोनों मिलके क्या होगा, 1 लाख के इक्विवेलेंट होगा। तो देयरफॉर द नंबर ऑफ विनर एंड द अमाउंट given to each winner are inversely proportional to each other। ये तो पता चल गया कि कौन सा प्रोपोर्शन है। अब आपको जो ब्लैंक स्पेस है उसको फाइंड आउट करना है। इसको आप लेट कर लो, A B C D एंड E। तो 1 मल्टीप्लाई 1 लाख इक्वल्स होना चाहिए 4 मल्टीप्लाई A। देयरफॉर A इक्वल्स क्या हो जाएगा, A इक्वल्स हो जाएगा 1 लाख अपॉन 4। 1 लाख में अगर 4 से आप डिवाइड कर लोगे तो ये हो जाएगा 25,000, यानी A का वैल्यू क्या हो गया 25,000। इसी तरह से हम अगर V का वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 लाख इक्वल्स 5 मल्टीप्लाई B। देयरफॉर B इक्वल्स हो जाएगा 1 लाख अपॉन 5। 5 से अगर 1 लाख में डिवाइड कर लोगे तो आपका आंसर आएगा 20,000। सिमिलरली 1 मल्टीप्लाई, जरूरी नहीं कि 1 मल्टीप्लाई 1 लाख लोग 2 मल्टीप्लाई 50,000 भी लिख सकते हो। 1 मल्टीप्लाई 1 लाख इक्वल्स 8 मल्टीप्लाई C। तो C इक्वल्स हो जाएगा 1 लाख अपॉन 8। 8 से अगर जब 1 लाख में आप डिवाइड करोगे तो यह आ जाएगा आपको 12,500। अब नेक्स्ट जब D का वैल्यू आप निकालोगे तो 1 मल्टीप्लाई 1 लाख इक्वल्स 10 मल्टीप्लाई D। D इक्वल्स हो जाएगा 1 लाख अपॉन 10। 10 से डिवाइड कर लोगे ये हो जाएगा आपका 10,000। अब लास्ट है उसमें भी 1 मल्टीप्लाई 1 लाख इक्वल्स 20 मल्टीप्लाई E। इससे अगर E का वैल्यू निकालोगे तो 1 लाख अपॉन 20। 20 से जब 1 लाख में डिवाइड कर लोगे तो ये हो जाएगा आपका 5,000। इस तरह से जो भी ब्लैंक्स थे यानी A B C D और E का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, और ये भी हमें पता चल गया कि जो प्रोपोर्शन है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल है। अब जो थर्ड क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो उसमें कह रहा है कि रहमान इज मेकिंग ए व्हील यूजिंग ए स्पोक्स।
He wants to fix equal spokes in such a way that the angle between any pair of consecutive spokes are equal. Help him by completing the following table. एक क्वेश्चन में टेबल दिया हुआ है, टेबल के बाद भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं. सबसे हम पहले टेबल कंप्लीट कर लेते हैं. जैसे जब नंबर ऑफ स्पॉक्स 4 है तो एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पॉक्स जो है वो 90 डिग्री है, और जब नंबर ऑफ स्पॉक्स 6 है तो एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पॉक्स जो है वो 60 डिग्री है. अब आपको बताना है कि जब नंबर ऑफ स्पॉक्स 8, 10 और 12 होगा तो उसके बीच के एंगल क्या होंगे. तो फिलहाल इसको आप इसी तरह सेलेक्ट कर लो, ए, बी एंड सी. अब पहले आप ये देखो कि किस प्रोपोर्शन में, डायरेक्ट में या इन्वर्स में. तो इन्वर्स चेक करने का तरीका होता है, मल्टीप्लाई कर लो 4 इंटू 90 इक्वल्स 6 इंटू 60. अगर इक्विवेलेंट हो जाए दोनों का आंसर तो इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा. 4 इंटू 90 360 होगा, 6 इंटू 60 भी 360 होगा. तो आप लिख सकते हो देयरफॉर द नंबर ऑफ स्पॉक्स एंड द एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पॉक्स आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. हमें पता चल गया कि कौन सा प्रोपोर्शन है, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है. तो हम ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. 4 मल्टीप्लाई 90 इक्वल्स हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई ए. अब चाहो तो 6 मल्टीप्लाई 60 भी लिख सकते हो, जहाँ हमने 4 मल्टीप्लाई 90 लिखा है. इससे 8 ए का वैल्यू हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 90 अपॉन 8. इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 45 डिग्री. सिमिलरली 4 मल्टीप्लाई 90 इक्वल्स हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बी. इससे बी का वैल्यू हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 90 अपॉन 10. 10 से 90 में डिवाइड कर लोगे 9, 9 4 जा 36, यानी बी का वैल्यू जो आएगा वो 36 आ जाएगा. अब सी का वैल्यू जब आप निकालोगे तो 4 मल्टीप्लाई 90 इक्वल्स 12 मल्टीप्लाई सी. सी इक्वल्स हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 90 अपॉन 12. 4 से 12 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 3 से 90 में डिवाइड करोगे 30, यानी सी का वैल्यू आ जाएगा 30 डिग्री. इस तरह से हमने टेबल कंप्लीट कर लिया. ए बी सी का वैल्यू, ए का वैल्यू 45, बी का 36 और सी का 30 डिग्री. अब सेंस गिवन है टेबल के नीचे क्वेश्चन में आप देख रहे हो, आर द नंबर ऑफ स्पॉक्स एंड द एंगल फॉर्म बिटवीन द पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव स्पॉक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन. तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर हो जाएगा यस हो जाएगा. पूछ रहा है कि इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो आप लिखोगे यस है, बिकॉज द नंबर ऑफ स्पॉक्स एंड द एंगल फॉर्म बिटवीन द पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव स्पॉक्स आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन. अब सेकेंड में कह रहा है कि कैलकुलेट द एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पॉक्स ऑन ए व्हील विथ स्पॉक्स. अभी जो हमने टेबल को कंप्लीट किया था तो इसमें नंबर ऑफ स्पॉक्स 4 से लेकर के 12 तक था. इसमें कह रहा है कि नंबर ऑफ स्पॉक्स जो है वो 15 है. सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं. लेट द एंगल बिटवीन स्पॉक बी एक्स. दो कंसेक्यूटिव स्पॉक्स के बीच के जो एंगल है वो हमने लेट कर लिया कि एक्स है. तो ये हो जाएगा आपका 4 मल्टीप्लाई 90 इक्वल्स कितने स्पॉक्स है 15. 15 मल्टीप्लाई एक्स. एक्स हो जाएगा आपका 4 मल्टीप्लाई 90 अपॉन 15. 15 से अगर आप डिवाइड कर लोगे 90 को तो 6 हो जाएगा, 6 4 जा 24 डिग्री. यानी सेकेंड पार्ट का जो आपका आंसर होगा वो 24 डिग्री हो जाएगा. अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट का क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी स्पॉक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पॉक्स इज 40 डिग्री. अब यहाँ नंबर ऑफ स्पॉक्स फाइंड आउट करने, एंगल आपको पता है तो यहाँ भी लिख लो आप लेट
नंबर ऑफ स्पॉक्स बी वाई। ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 90 इक्वल्स नंबर ऑफ स्पॉक्स की जगह वाई लिख दो। एंगल क्वेश्चन में गिवन है 40 डिग्री। इसे जब वाई आप फाइंड आउट करोगे 4 मल्टीप्लाई 90 अपॉन 40, ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। इसका निकालो, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी 9 स्पोक्स हो जाएंगे। कितने स्पोक्स हो जाएंगे लास्ट में आप लिख सकते हो, हेंस द नंबर ऑफ स्पोक्स इन सच ए व्हील इज 9। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है कि इफ ए बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रेन दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच। हाउ मेनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इज रिड्यूस्ड बाय 4। जब 24 चिल्ड्रेन है तो सभी चिल्ड्रेन को 5 स्वीट्स मिलते हैं, और जब 4 चिल्ड्रेन कम कर लेंगे हम तो उन चिल्ड्रेन को कितने स्वीट्स मिलेंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हर क्वेश्चन में आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन है। क्वेश्चन में लिखा नहीं रहेगा, आपको खुद सोच के समझ के पता करना पड़ेगा कि कौन सा प्रोपोर्शन है। अब इसमें देख रहे हो कि मान लो 100 स्वीट्स हैं, आपको 24 चिल्ड्रेन में बांटने हैं या 20 चिल्ड्रेन में बांटने हैं, और उसके बाद अगर चिल्ड्रेन कम हो जाएंगे तो नंबर ऑफ़ स्वीट्स जो है चिल्ड्रेन को ज़्यादा मिलेंगे। अगर नंबर ऑफ़ चिल्ड्रेन ज़्यादा हो जाएंगे तो उनको नंबर ऑफ़ स्वीट्स कम मिलेंगे। यानी एक चीज़ बढ़ रहा है, दूसरा चीज़ क्या हो रहा है, घट रहा है। जब भी इस तरह का सिचुएशन होता है तो उसमें इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है, इसीलिए इस क्वेश्चन में भी इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा। ये आपको खुद समझना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में आपको बताएगा नहीं कि आपको इन्वर्स प्रोपोर्शन से फाइंड आउट करना है या डायरेक्ट। जब आपको पता चल जाएगा तभी आप इसको उस मेथड से करेंगे, तब आपका आंसर और सॉल्यूशन सही होगा। तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ रिमेनिंग चिल्ड्रेन कितने बचे हैं, तो सबसे पहले टेबल ही बना लेते हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रेन number of children, number of sweets. नंबर ऑफ चिल्ड्रेन 24 है, तो नंबर ऑफ स्वीट्स 5। अब नंबर ऑफ चिल्ड्रेन कितने बचेंगे, सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा नंबर ऑफ रिमेनिंग चिल्ड्रेन। रिमेनिंग चिल्ड्रेन, टोटल चिल्ड्रेन 24 थे, बाद में 4 चिल्ड्रेन जो थे वो रिड्यूस कर दिए गए। 24 माइनस 4 कितने होते हैं, 20, यानी रिमेनिंग चिल्ड्रेन कितने बच गए, 20। तो नंबर ऑफ स्वीट्स कितना हिस्सा पड़ेगा उनका, तो उसे लेट कर लेंगे हम x। अब आप देख रहे हो, आपने पहले ही पता कर लिया कौन सा प्रोपोर्शन है, इन्वर्स प्रोपोर्शन है। इन्वर्स प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 24 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई x। ये करने से पहले आप ऊपर में एक लाइन लिख लिया करो, इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, कुछ भी लिखो आप, इफ़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इज लेसर देन ईच स्टूडेंट विल गेट मोर नंबर ऑफ sweets. Since this is a case of inverse proportion, therefore 24 multiply 5 equals 20 multiply x. x equals हो जाएगा 24 multiply 5 अपॉन 20। 5 4 जा 20, 4 से 24 में डिवाइड करोगे 6, x इक्वल्स हो जाएगा 6। लिख सकते हो अब therefore each child will get 6 sweets। इस तरह से आपका क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हो गया।
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ए फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स in his cattle for 6 days. How long would the food last if there were 10 more animals in his cattle? जब 20 एनिमल्स हैं तो उन एनिमल्स के लिए जो खाना है वो 6 डेज तक चलता है। अगर आप एनिमल्स बढ़ा लेंगे तो ऑटोमेटिक है कि खाना जो है वो कम दिन तक चलेगा, यानी एक चीज़ बढ़ेगा दूसरा चीज़ कम होगा। इससे हमें पता चल रहा है कि इसमें भी इन्वर्स प्रोपोर्शन हो रहा है, तो इसीलिए आप इन्वर्स प्रोपोर्शन की तरह से इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे। तो सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं। टेबल में क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ एनिमल्स, दूसरा होगा नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ एनिमल्स 20 है तो उनका जो खाना है वो कितने डेज तक चलते हैं? नंबर ऑफ डेज 6 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वे 10 मोर एनिमल्स। 10 मोर एनिमल्स मतलब क्या? 20 में 10 और एनिमल आ गए तो कितना बचेंगे, कितने हो जाएंगे टोटल? 30 एनिमल हो जाएंगे। नंबर ऑफ डेज फ़िलहाल आप एक्सलेट कर लो, क्योंकि नंबर ऑफ डेज ही तो आपको फाइंड आउट करना है। अब आपको क्लियर हो गया कि इसमें इन्वर्स प्रोपोर्शन हो रहा है, वो सेंटेंस आपको लिखना पड़ेगा। द नंबर ऑफ मोर द नंबर ऑफ एनिमल्स लेसर विल बी द नंबर ऑफ डेज फॉर विच द फूड विल लास्ट। हेंस द नंबर ऑफ डेज द फूड विल लास्ट एंड द नंबर ऑफ एनिमल्स आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। देयरफॉर जो मैं बोला उसको चाहो तो आप लिख भी सकते हो। 20 × 6 इक्वल्स 30 × x। x इक्वल्स हो जाएगा 20 × 6 अपॉन 30। 6 5 या 30, 5 से 20 में डिवाइड करोगे तो 4 हो जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा। हेंस द फूड विल लास्ट फॉर 4 डेज। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि स्क्रीन पे ऑलरेडी आप देख रहे होगे, इसमें कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट्स दैट 3 persons could rewire Jasminder's house in 4 days. If he uses 4 persons instead of 3, how long should they take to complete the job? यानी जो 3 persons हैं वो मिलके किसी जॉब को 4 डेज में कंप्लीट करते हैं। आपको ये फाइंड आउट करना है कि अगर 3 पर्सन की जगह 4 persons हो तो जॉब कितने दिन में, कितने डेज में कंप्लीट हो जाएगा। आप जानते हो कि नंबर ऑफ पर्सन्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ डेज ऑफ जॉब जो है वो जल्दी कंप्लीट होगा। तो इसका मतलब है कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। सबसे पहले आपको यही पता करना होता है कि जो हमारा क्वेश्चन गिवन है वो इन्वर्स प्रोपोर्शन में है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। जो प्रोपोर्शन आपको पता चलेगा उसके अकॉर्डिंग उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे। उसके बाद आपको टेबल बनाना होता है, तो हम सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। टेबल में क्या होगा? टेबल में नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ पर्सन्स। तो नंबर ऑफ डेज और दूसरा है नंबर ऑफ पर्सन्स। तो नंबर ऑफ डेज 4 है, जब नंबर ऑफ पर्सन्स 3 है। तो नंबर ऑफ पर्सन्स जब 4 होंगे तो नंबर ऑफ डेज कितने होंगे? तो हमने लेट कर लिया, लेट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज भी x। आपको पहले पता चुका है कि क्वेश्चन पता चल चुका है कि क्वेश्चन क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। इन्वर्स प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं? हम मल्टीप्लाई करते हैं। चाहो तो आप लिख भी सकते हो कि इफ़ द नंबर ऑफ पर्सन्स इज मोर
then it will take lesser time to complete the job. इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ पर्सन बढ़ेंगे और नंबर ऑफ डेज जो है वो कम होगा। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 4 × 3 इक्वल्स x × 4, देयरफॉर x इक्वल्स 4 × 3/4। 4 कैंसिल हो जाएगा। कितने डेज आंसर हो जाएंगे, 3 डेज। आप लास्ट में आंसर लिख सकते हो। देयरफॉर द नंबर ऑफ डेज required to complete the given job is 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें कह रहा है कि बैच ऑफ बॉटल्स was packed in 25 boxes with 12 bottles in each box. If the same batch is packed using 20 bottles in each box, how many boxes would be filled? तो सबसे पहले आप लेट कर सकते हो, लेट द नंबर ऑफ बॉक्सेस फिल्ड बाय यूजिंग 20 बॉटल्स इन इच बॉक्स बी x। उसके बाद क्वेश्चन को ध्यान से देखो, मोर द नंबर ऑफ बॉटल्स लेसर विल बी द नंबर ऑफ बॉक्सेस। ऑटोमेटिक है कि अगर बोतल आप ज़्यादा डालेंगे एक बॉक्स में तो नंबर ऑफ बॉक्सेस आपको कम लगेंगे। हैंस द नंबर ऑफ बॉटल्स एंड द नंबर ऑफ बॉक्सेस रिक्वायर्ड टू पैक दीज आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। क्योंकि बॉटल्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कम होंगे, इसीलिए क्या है, एक चीज़ बढ़ रहा है दूसरा चीज़ कम हो रहा है, तो इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन का रूल अप्लाई करते हुए सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। टेबल में नंबर ऑफ बोटल्स और दूसरा है नंबर ऑफ बॉक्सेस। नंबर ऑफ बॉटल्स 12 है, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, 25 है। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना कि ऊपर नंबर ऑफ बॉटल्स लिखूँ या नंबर ऑफ बॉक्सेस लिखूँ, जो मर्जी है आप वही लिखना। चाहो तो पहले नंबर ऑफ बॉक्सेस लिखो, बाद में नंबर ऑफ बॉटल्स लिखो। अब नंबर ऑफ बॉटल्स 20 है और नंबर ऑफ बॉक्सेस आपने x सेलेक्ट कर लिया है। टेबल आपका कंप्लीट हो गया। अब सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है। जो मैं पहले बोला था वो भी चाहो तो आप सॉल्यूशन में लिख सकते हो। क्या क्या बोला था एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला काम आपको करना है, लेट द नंबर ऑफ बॉक्सेस फिल्ड बाय यूजिंग 20 बॉटल्स इन इच बॉक्स बी x। नेक्स्ट, हेंस द नंबर ऑफ bottles and the number of boxes required to pack, these are inversely proportional to each other. Therefore 12 × 25 equals 20 × x। तो x इक्वल्स क्या हो जाएगा, 12 × 25 अपॉन 20। 5 के टेबल से 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4 3 जा 12 और 3 5 जा 15। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर द नंबर ऑफ बॉक्सेस रिक्वायर्ड टू पैक these bottles is 15।
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होगे वो है आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहा है कि फैक्ट्री रिक्वायर्ड 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस ए गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डेज। हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज। यानी 63 डेज में प्रोड्यूस करने के लिए आपको, किसी आर्टिकल को प्रोड्यूस करने के लिए आपको 42 मशीन्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। आपको बताना है कि 54 डेज में उस आर्टिकल को प्रोड्यूस करने के लिए आपको हाउ मैनी मशीन्स रिक्वायर्ड होंगे। तो हम लेट कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ मशीन्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस आर्टिकल्स इन 54 डेज बी एक्स। पहले टेबल बनाते हैं, इसमें नंबर ऑफ मशीन्स और नंबर ऑफ डेज लिखेंगे हम। तो नंबर ऑफ मशीन्स कितने हैं, नंबर ऑफ मशीन जब 42 है तो नंबर ऑफ डेज जो होंगे वो 63। जब नंबर ऑफ डेज 54 होंगे तो आपको नंबर ऑफ मशीन्स की रिक्वायरमेंट फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर ऑफ मशीन्स की रिक्वायरमेंट होगी उस आर्टिकल को 54 डेज में प्रोड्यूस करने में। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में जो लेट किया है, मैं सारा चीज़ इसमें लिख ही देता हूँ। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ मशीन्स रिक्वायर्ड बी एक्स। अब आप देख रहे हो और आगे आप क्या देख रहे हो कि इसमें नंबर ऑफ, आपको ये पता करना है कि कौन सा प्रोपोर्शन है, इनवर्स है या डायरेक्ट है। तो मोर द नंबर ऑफ मशीन्स लेसर will be the number of days that it will take to produce the given number of articles। Thus, this is the case of inverse proportion। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर एक चीज़ बढ़ रहा है दूसरा चीज़ कम हो रहा है, या एक चीज़ कम हो रहा है दूसरा चीज़ बढ़ रहा है, तो इस कंडीशन में आपको इनवर्स प्रोपोर्शन अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या हो जाएगा, 42 मल्टीप्लाई 63 इक्वल्स x मल्टीप्लाई 54। तो x इक्वल्स हो जाएगा 42 मल्टीप्लाई 63 अपॉन 54। अब इसका सॉल्यूशन आप निकाल लो 6 के टेबल से या 7 के टेबल से, इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके जो आंसर होगा ये हो जाएगा सॉल्यूशन आपका। इसका मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो 49 आ जाएगा। तो लिख सकते हो हेंस द रिक्वायर्ड नंबर of machines to produce the given number of articles in 54 days
इज 49। इसमें मैंने सारा कुछ लिख दिया हूँ, आपके लिए कुछ नहीं छोड़ा हूँ। इस तरह अगर आप क्वेश्चन करोगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कुछ भी इसमें कम नहीं होगा, कुछ कमियां नहीं रहेगी, इसमें पूरे नंबर्स आपको मिलेंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कह रहा है कि ए कार टेक्स 2 आवर्स टू रीच ए डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू when the car travels at the speed of 80 km per hour। यानी आपको टाइम फाइंड आउट करना है जब जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी 60 से 80 हो रहा है। तो आपको पता है कि जब स्पीड इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली टाइम जो है वो कम लगेंगे, यानी एक चीज़ बढ़ेगा तो दूसरा चीज़ कम होगा। इसका मतलब क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शन इस क्वेश्चन में शो हो रहा है। तो सबसे पहले आप लिख दो लेट द नंबर ऑफ आवर्स बी एक्स, और टेबल भी बना सकते हो आप। स्पीड इन km पर आवर, टाइम इन आवर्स। स्पीड पहले कितना है, पहले जो स्पीड है वो है 60 km पर आवर, तो टाइम जो है वो है 2 आवर्स। बाद में जब स्पीड 80 हो जाती है तो टाइम कितना है, तो टाइम हमने लेट कर लिया है x, तो आप x लिख लो। अब क्या करना है हमें, अब आपको पता चल ही चुका है कि कौन सा वेरिएशन है, कौन सा प्रपोर्शन है, इन्वर्स प्रपोर्शन है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेट द नंबर ऑफ आवर्स बी एक्स। 60 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई एक्स। देयरफॉर एक्स इक्वल्स, बीच में चाहो तो जो सेंटेंस मैंने लिखा था लास्ट क्वेश्चन में से लिख भी सकते हो। हेंस हियर द स्पीड ऑफ द कार एंड टाइम आर इन इनवर्स प्रपोर्शन, देयरफॉर 60 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स 80 मल्टीप्लाई एक्स। तो एक्स इक्वल्स हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 80, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 अपॉन 2 आवर्स। 3 अपॉन 2 आवर्स को आप मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, 1.5 आवर्स। यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 10, उसमें कह रहा है कि 2 persons कुड फिट न्यू विंडोज इन हाउस इन 3 days। तो इसका 2 पार्ट्स है। नेक्स्ट में फर्स्ट पार्ट है, वन ऑफ द पर्सन फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड, हाउ लॉन्ग वुड इट द जॉब टेक नाउ। इसका सेकेंड पार्ट है, हाउ मेनी पर्सन शुड बी नीडेड टू फिट द विंडोज इन 1 day। यानी 2 पर्सन जो है वो 3 days में कंप्लीट कर सकता था, तो 1 पर्सन जो है वो फेल इल, इसका मतलब कितने पर्सन बच गए, 1 पर्सन बच गया। तो पहले उससे आपको निकालना पड़ेगा कितने डेज में कंप्लीट होगा, फिर दूसरी बार आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले टेबल ही बनाना पड़ेगा आपको। तो जब आप टेबल बनाओगे तो नंबर ऑफ पर्सन्स नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ पर्सन्स 2 है तो नंबर ऑफ डेज कितने लगते हैं, 3। जब नंबर ऑफ पर्सन 1 बचेंगे तो नंबर ऑफ डेज हमने x लेट कर लिया। अब
आपको पता ही है कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ डेज कम होगा, और नंबर ऑफ पर्सन्स कम होंगे तो नंबर ऑफ डेज इंक्रीज होगा, यानी ज़्यादा होगा। तो इससे सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, 2 × 3 = 1 × x। तो x इक्वल्स हो जाएगा आपको 2 × 3 = 6। तो नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वन मैन to fit all windows is 6, यानी एक मैन सारे विंडो को 6 डेज में फिट कर लेंगे। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर था। इसके सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मेनी पर्सन शुड बी नीडेड टू फिट द विंडोज इन 1 डे, यानी नंबर ऑफ डेज अगर 1 होगा तो कितने पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी टेबल मैंने थोड़ा ऐड कर लिया। नंबर ऑफ डेज की जगह 1 लिखेंगे, नंबर ऑफ पर्सन की जगह y लिखेंगे। अब 2 × 3 इक्वल्स हो जाएगा y × 1, तो y इक्वल्स हो जाएगा 2 × 3 यानी 6 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड इक्वल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड इक्वल्स 6। यही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ए स्कूल हैज 8 पीरियड्स ए डे ईच ऑफ 45 मिनट्स ड्यूरेशन। हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ द स्कूल हैज 9 पीरियड्स ए डे, एज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल आवर्स टू बी द सेम। तो जैसे टेबल बनाते हो आप वैसे ही सबसे पहले आप टेबल बना लो। ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड, ड्यूरेशन of each period in minutes। क्वेश्चन में गिवन है कि ड्यूरेशन ऑफ पीरियड जो है वो मिनट्स में, और नंबर ऑफ पीरियड्स ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड इन मिनट्स एंड नंबर ऑफ पीरियड्स। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसे ऊपर नीचे लिखने में आप कंफ्यूज मत होना कि मैंने पहले ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड ही क्यों लिखा, नंबर ऑफ पीरियड्स नीचे क्यों लिखा। किसी को ऊपर या किसी को नीचे आप यहाँ लिख सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। ड्यूरेशन 45 मिनट्स है, जब नंबर ऑफ पीरियड्स कितने होते हैं, 8 होते हैं। जब नंबर ऑफ पीरियड्स 9 होंगे तो ड्यूरेशन कितने मिनट्स का होगा। तो हमने ड्यूरेशन लेट कर लिया था x। सबसे पहले हम लिख भी लेते हैं, लेट द ड्यूरेशन ऑफ each period be x minutes। अब आप देख रहे हो कि इफ देर इज मोर नंबर ऑफ पीरियड्स ए डे in the school, then the duration of each period will be lesser. Hence, this is a case of inverse proportion. Therefore, 45 multiply 8 equals x multiply 9. Therefore, x equals 45 multiply 8 upon 9. 9 5 जा 45 और 5 8 जा 40. The duration of
द ड्यूरेशन ऑफ इच पीरियड विल बी 40 मिनट्स। यही आंसर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11, जो कि इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ आपका डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का चैप्टर कंप्लीट हो गया।